हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 17 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चालू हो रही हैं और 25 अगस्त तक ये चलेंगी। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग इसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लिए होंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और इस कम समय में जो भी आप लोगों की तैयारी होगी वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से किए होंगे आप लोग। लेकिन फिर भी आखिर जो भी टाइम बचा है उसको तो एडजस्ट करना ही है। तो हम लोग जो भी साइंस के क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को, वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुके हैं। उस सारे साइंस के क्वेश्चन में, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई भी सेक्शन हो, तो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं वैसे क्वेश्चन जो बायोलॉजी से हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे और आप लोग उस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। और हाँ, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोगों को बायोलॉजी के कुछ टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो अभी जो थोड़े दिन जो समय बचा है उस थोड़े समय में आप लोग पूरे सिलेबस को तो कवर नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन उस पूरे सिलेबस में से कुछ टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, उस टॉपिक को आप लोग इतने कम समय में कवर कर सकते हैं। इसलिए वैसे टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जैसे पहला टॉपिक है पोषण, जो बायोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोषण, जंतुओं में जो पोषण होता है, जैसे पोषण के जो प्रकार हैं, जैसे हुआ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जो भी हम लोग पोषण भोजन ग्रहण करते हैं उस पोषण को आप लोगों को पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोषण। उसके बाद है मानव शरीर तंत्र, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव शरीर तंत्र। इस तंत्र में है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र और प्रजनन तंत्र। इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव शरीर तंत्र के। तीसरा टॉपिक है रोग। रोग 3 प्रकार के हैं, एक मानव रोग, दूसरा पादप रोग और तीसरा पशु रोग। अगर हम लोग रोग पढ़ते हैं तो उसमें 3 रोग पढ़िए। मानव का रोग जो होता है तो उस मानव के रोग में भी है बैक्टीरिया से है, मतलब जीवाणु से है, विषाणु से है, कवक से है, प्रोटोजोआ से है या और अन्य पदार्थ से है। तो ये मानव रोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये मानव रोग में पढ़िए। उसके बाद पादप रोग में भी है जीवाणु से है, विषाणु से है। उसके बाद पशु रोग में जितने पशु हम लोग देख रहे हैं, गाय, भैंस, बकरी, जितने पशु के रोग होते हैं उस पशु रोग में आप लोग अध्ययन कीजिए। तो रोग में 3 पढ़ना है, मानव रोग, पादप रोग और पशु रोग। इसके बाद इंपॉर्टेंट चौथा टॉपिक है कोशिका। कोशिका जो कि बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। कोशिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। तो दोनों कोशिकाओं को आप लोगों को ध्यान करना है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, दोनों में समानताएं क्या है और दोनों में विभिन्नताएं क्या है। तो इस प्रकार बायोलॉजी में केवल 4 टॉपिक आप लोग अध्ययन कीजिए। इतने कम समय के लिए इतने ही टॉपिक आप लोग कवर कीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछ चुके हैं उस एग्जाम को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उस एग्जाम की पैटर्न तथा प्रकृति को यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो पोषण टॉपिक है। तो पोषण टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी की वजह से होता है। क्वाशियोरकर एक प्रकार का रोग है जो बच्चों में होता है। एक किसकी कमी से होता है, तो ऑप्शन होगा प्रोटीन की कमी से। बच्चों में प्रोटीन की कमी से 2 रोग होता है। पहला रोग का नाम है क्वाशियोरकर
और दूसरा रोग का नाम है मरासमस। मरासमस ये भी बच्चों में ही होता है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से दो रोग होता है। एक रोग हुआ क्वाशियोरकोर और दूसरा रोग हुआ मरासमस। ये प्रोटीन की कमी से रोग होता है। तो यहाँ पर क्वाशियोरकोर पूछा हुआ है, अगर मरासमस ही पूछे तो प्रोटीन ही होगा, इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा, प्रोटीन। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। जो हम लोग पोषण ग्रहण करते हैं वो बहुत सारे रूप में होता है। जैसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन्स, उसके बाद खनिज लवण, उसके बाद जल। ये सारे चीज़ मिल करके एक पोषण का रूप ग्रहण करते हैं। इसमें ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्रोत वसा होता है, यानी फैट। उसके बाद दूसरा स्थान है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस पदार्थ में मिलता है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में ग्लूकोज की मात्रा या स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जैसे आलू हुआ, चावल हुआ, गेहूं हुआ, गन्ना का रस हुआ, या चीनी हुआ, शुगर हुआ, इस सारे में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो डायरेक्ट ऊर्जा के रूप में नहीं मिलता है। वो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ग्लूकोज बनाता है। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं जो भी पोषण ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऑक्सीजन से संजोग कर ग्लूकोज बनाता है और इसके बाद ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, न कि ग्लूकोज के रूप में रहता है। इसलिए बार बार इस क्वेश्चन पर कंफ्यूज होता है और स्टूडेंट अक्सर इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ग्लूकोज भी दिया हुआ है, ऑप्शन में ग्लूकोज भी दिया है और ग्लाइकोजन भी दिया है। इसलिए इस तरह से क्वेश्चन आए कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है, तो ग्लूकोज ना होकर के ग्लाइकोजन होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से परिणत ग्लाइकोजन में होता है, न कि ग्लूकोज में होता है। ग्लाइकोजन से ही हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे ही क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है, तो ऑप्शन होगा ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दूध शर्करा है। दूध शर्करा क्या है? ऑप्शन है लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। सारे नाम एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए सारे नामों को आप लोग को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं लैक्टोज देता है, कहीं फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज। इसलिए इन सारे नाम का अर्थ क्या है, ये किस श्रेणी में आते हैं, किस वर्ग में आते हैं, ये है क्या, इसको आप लोग को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दूध शर्करा को हम लैक्टोज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका विश्लेषण देखते हैं। ये जो लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज दिया हुआ है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के ही अंतर्गत आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो इसमें हम लोग विभाजन किए और इस तीनों में देखेंगे कि कौन कौन से और विभाजित हो सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड में 3 पार्ट हुआ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। मोनोसैकेराइड में 3 पार्ट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज जो है साधारण चीनी, जो हम लोग साधारण चीनी खाते हैं, चाहे वो चुकंदर के जरिए हम लोग के शरीर में आए या किसी भी तरह से जो हम लोग साधारण मीठा खाते हैं, वो है ग्लूकोज का एक रूप है। दूसरा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जितने प्रकार का हम लोग फल खाते हैं, मार्केट से जो फल लाते हैं, चाहे आम हो, सेब हो, संतरा हो, केला हो, जो भी हो, जिसमें जो
मीठा की जो मात्रा होती है वो होता है फ्रक्टोज, या एक शहद भी आता है, वो भी एक प्रकार का फल का रस ही है, इसलिए शहद को भी फ्रक्टोज के ही श्रेणी में रखा गया है। तो जितने प्रकार के फल आते हैं वो फ्रक्टोज के श्रेणी में आते हैं, उससे भी हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है फ्रक्टोज के रूप में। तो फ्रक्टोज फल से आते हैं और शहद से आते हैं, ग्लूकोज साधारण चीनी से आते हैं या चुकंदर से आते हैं, और तीसरा हुआ ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो है चीनी और दूध का जो मिश्रण होता है वो ग्लैक्टोज के रूप में होता है, उसमें कुछ मात्रा चीनी की होती है और कुछ मात्रा दूध की होती है, वो दोनों को मिला करके ग्लैक्टोज कहते हैं। इसलिए मोनोसैकेराइड में 3 प्रकार हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। अब हम लोग चलते हैं डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड का निर्माण मोनोसैकेराइड से ही होता है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। डाइसैकेराइड का निर्माण मोनोसैकेराइड से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो माल्टोज है या लैक्टोज है या सुक्रोज है, ये तीनों का निर्माण ये तीनों के आपस में मिलने से ही होता है। इसलिए हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि माल्टोज का निर्माण किस किस के मिलने से हुआ है, उतना डिटेल में जाने के उतना समय नहीं रहा। इसलिए हम लोग यहाँ पर यही समझते हैं कि डाइसैकेराइड में कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं। तो डाइसैकेराइड में माल्टोज जो हम लोग अनाज खाते हैं, जैसे गेहूँ हुआ, गेहूँ की रोटी, चावल हुआ, इसमें हम लोग को मिलता है माल्टोज। अगला है लैक्टोज जो कि दूध में मिलता है। याद रखिए दूध में कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है लैक्टोज। दूध में और क्या मिलता है, दूध में कैल्शियम भी मिलता है, दूध में प्रोटीन भी मिलता है, जो हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अभी लैक्टोज मिलता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में दूध में। अगला है सुक्रोज। सुक्रोज जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज, गन्ना का जो मिठास होता है उस सुक्रोज के जरिए हम लोग को मिलता है। तो सुक्रोज हुआ गन्ना में। इसलिए डाइसैकेराइड में भी 3 है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। अब हम लोग चलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड केवल पादप पदार्थों में मिलता है। याद रखिए केवल पादप में ही, जंतु में नहीं, केवल पादप में, केवल और केवल पादप में पॉलीसैकेराइड। जैसे स्टार्च यानी मंड। स्टार्च जो होता है, जो इसको मंड भी कहते हैं, अगर हम लोग आलू खाते हैं तो आलू में स्टार्च मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जो पॉलीसैकेराइड के रूप में मिलता है। आलू में स्टार्च होता है या मंड होता है। उसके बाद है सेल्यूलोज जो पौधों के तनाव में होता है, तना में सेल्यूलोज होता है। उसके बाद ग्लाइकोजन जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो रूप होता है ग्लाइकोजन। उसके बाद काइटिन। ये जो 4 है ये पॉलीसैकेराइड का रूप है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और तीनों पार्ट को अलग अलग रूप में हम लोग देखे हैं। इसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, मंड, काइटिन, सेल्यूलोज इत्यादि रूपों में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन किए हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, यहाँ पर तो दूध दिया है, अगर यहाँ पर फल पूछ दे, फल शर्करा है, इस यहाँ पर दूध शर्करा दिया है तो दूध को हम लोग तो लैक्टोज कर दिए, यहाँ से ले लिए हम लोग लैक्टोज। अगर यहाँ पर फल दे दे, फल शर्करा, तो फल को हम लोग यहाँ से ले लेंगे फ्रक्टोज। अगर यहाँ पर शहद दे दे, शहद, तो फिर भी हम लोग लेंगे फ्रक्टोज। अगर यहाँ पर अनाज दे दे तो यहाँ पर होगा माल्टोज। फिर अगर यहाँ पर साधारण चीनी दे दे तो होगा ग्लूकोज। मतलब जो यहाँ पर देगा तो ये हम लोग अगर याद रहेगा तो यहाँ पर चेंज करते जाएगा और हम लोग ये जो याद करेंगे इसके थ्रू हम लोग ऑप्शन को सही करते चलेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। दूध का सफ़ेद रंग, दूध का सफ़ेद रंग होता है। ऑप्शन है कैसीन, एल्बुमिन, लैक्टोज, ग्लोबुलिन। इसमें आप लोगों को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। दूध 2 रंग का होता है, एक सफ़ेद और एक हल्का पीला। जो भैंस का दूध होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला रंग का होता है। तो जो दूध का जो सफ़ेद रंग है किस प्रोटीन के तहत होता है और दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वो किस प्रोटीन के तहत होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है
वो कैसीन के कारण होता है, और दूध का सफ़ेद रंग भैंस में होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए भैंस। भैंस का जो दूध होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, और गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो गाय का दूध का रंग यानी हल्का पीला किसके कारण होता है, किस प्रोटीन के कारण होता है? ये होता है कैरोटीन। याद रखिए आप लोग, कैरोटीन। सफ़ेद रंग कैसीन के कारण और हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ये दोनों प्रोटीन हैं, इस बात को पे आप लोग ध्यान दीजिए। जो कैरोटीन है या कैसीन है, ये दोनों प्रोटीन हैं। कैरोटीन के तहत दूध का रंग हल्का पीला होगा और कैसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होगा। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग दूध पीते हैं तो जो प्रोटीन कैरोटीन और कैसीन के रूप में हम लोग को पेट में जाता है, उसका पाचन एक विशेष प्रकार के एंजाइम के तहत किया जाता है। उस एंजाइम का नाम है रेनिन। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं दूध का पाचन, रेनिन एंजाइम। सारे मिलता जुलता नाम है, कैसीन, रेनिन, कैरोटीन। इसलिए तीनों शब्द को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। कैसीन, रेनिन और कैरोटीन। कैसीन के कारण दूध का सफ़ेद रंग, कैरोटीन के कारण दूध का हल्का पीला रंग, और रेनिन एंजाइम है। ये दोनों प्रोटीन है, कैरोटीन और कैसीन दोनों प्रोटीन है, लेकिन रेनिन एंजाइम है। ये दोनों प्रोटीन को रेनिन पचाता है। इसलिए जब भी हम लोग दूध पीते हैं, उस दूध में जो प्रोटीन मौजूद रहता है, उस प्रोटीन को पचाने का कार्य रेनिन करता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से पढ़िए, और सारे जो क्वेश्चन हम बताए उस सारे क्वेश्चन को आप लोग कोई पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करते रहिए, और एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।